हाय एवरीवन, मैं आज की वीडियो में आपका वेलकम करता हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वार्निंग्स एंड एरर्स में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम हमारे डेटा टाइप्स के टॉपिक को आज शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लास्ट टाइम की एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। आपको इस प्रोग्राम को पढ़ना था और इसमें एरर्स को फाइंड करना था एंड उसके बाद करेक्टेड कोड को लिखना था। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे #include iostream.h नहीं है एंड नीचे अगर हम देखें तो हमने cout एंड cin का यूज किया है। तो सबसे पहला एरर तो आपका ये हो गया कि आपने iostream.h को इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद आपका मेन है कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, उसके बाद एक cout स्टेटमेंट है। अब अगर आप अपनी cout स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक एरर आएगा। तो ये भी एक एरर है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट एक सीन स्टेटमेंट है, जिसमें आपने इनपुट ऑपरेटर को ठीक से यूज किया है। उसके बाद लेंथ एंड ब्रेड्थ वेरिएबल्स में इनपुट को स्टोर किया है। बट बड़ी चीज ये है यहाँ पे कि लेंथ एंड ब्रेड्थ वेरिएबल्स को कभी भी डिक्लेयर नहीं किया गया। इसको हमने काफी बार एम्फेसाइज किया है दैट वेरिएबल को यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर करना जरूरी है। तो ये आपका थर्ड एरर है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया गया। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि एरिया वेरिएबल है, जिसके अंदर आपने लेंथ इनटू ब्रेड्थ को स्टोर किया है। तो अगेन एरिया वेरिएबल को भी डिक्लेयर नहीं किया गया। तो इस स्टेटमेंट में भी एक एरर है। एंड फिर आपकी लास्ट स्टेटमेंट है, जिसमें आपने लिखा है cout एरिया इक्वल टू एंड एरिया वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया है। बट अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपने डबल कोट्स यूज नहीं किए हैं। तो ये आपका फिफ्थ एरर है। यही आपके इस प्रोग्राम में एरर्स हैं। ये कुछ 5 एरर्स हैं। तो अगर हम इन्हें करेक्ट करते हैं तो हम देखेंगे हमारा कोड कैसा हो जाता है। सबसे पहले आपने iostream.h को इंक्लूड कर दिया। उसके बाद आपका मेन है एंड आपने लेंथ ब्रेड्थ एंड एरिया वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर दिया। तो ये भी आपके एरर्स हो गए सॉल्व। उसके बाद नेक्स्ट आपने cout स्टेटमेंट में कोट्स को भी ऐड कर दिया। तो ये एरर भी सॉल्व हो गया। उसके बाद सीन स्टेटमेंट है। तो पहले एरर था कि लेंथ एंड ब्रेड्थ डिक्लेयर नहीं किए गए थे, उसके बिना ही हम उन वेरिएबल्स को यूज कर रहे थे। लेकिन सिंस हमने ऊपर ये स्टेटमेंट ऐड कर दिए तो अब वो एरर नहीं है। सिमिलरली एरिया को भी हमने डिक्लेयर कर दिया है उसे यूज करने से पहले। एंड लास्ट आप देखेंगे हमने एरिया इक्वल टू को डबल कोट्स में डाल दिया है। तो ऐसे हमने अपने प्रोग्राम के जो भी एरर्स थे उन्हें सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एरर्स क्या होते हैं, कंपाइल टाइम एरर एंड रन टाइम एरर में क्या डिफरेंस होता है। आज हम ये सीखेंगे कि एरर्स एंड वार्निंग्स में क्या डिफरेंस होता है। तो एरर्स जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, कुछ आपके प्रोग्राम में जो मिस्टेक्स होती हैं, जो या तो आपको कंपाइल टाइम पे ही पॉइंट कर दी जाएंगी कंपाइलर के द्वारा, या रन टाइम पे कोई एबनॉर्मल बिहेवियर देखा जा सकता है। तो उन मिस्टेक्स को हम एरर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं वार्निंग्स क्या होती हैं। वार्निंग्स आर एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपाइलर even when your program follows all the rules about what can possibly cause problems on running। तो जैसे वार्निंग्स वर्ड का मतलब होता है, वार्निंग्स कंपाइलर के द्वारा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन आपको क्या बताती है कि जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जाती है इवन व्हेन योर प्रोग्राम फॉलोज ऑल द रूल्स। इसका मतलब अगर आपका प्रोग्राम सब रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बावजूद भी कंपाइलर को लगता है कि आपके प्रोग्राम में कुछ गलतियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो उन्हें वार्निंग्स की तरह पॉइंट आउट कर देता है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप लिखते हैं int digit equal to 2/0, तो आपको कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट लैंग्वेज के रूल्स को सेटिस्फाई कर रही है। बट स्टिल कंपाइलर आपको एक वार्निंग देगा कि आपने किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया है। तो ये वार्निंग एडिशनल इंफॉर्मेशन है इवन व्हेन योर प्रोग्राम फॉलोज ऑल द रूल्स। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, योर प्रोग्राम कंपाइल्स वेल इवन विद वार्निंग एंड यू कैन रन द एग्जीक्यूटेबल। अगर आपके प्रोग्राम में कुछ वार्निंग्स हैं, उसके बावजूद भी आपका प्रोग्राम अच्छे से कंपाइल हो जाता है, अच्छे से ट्रांसलेट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में,
तो इसलिए आप अपने एग्जीक्यूटेबल को सिंपली रन कर सकते हैं। बट आपके लिए एक टिप है कि आप वार्निंग्स को इग्नोर ना करें। अगर आपका कंपाइलर आपको कोई वार्निंग दे रहा है तो आपको फिगर आउट करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो वार्निंग क्यों आ रही है एंड आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप अपने वार्निंग मैसेज को गूगल भी कर सकते हैं। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं टर्बो C++ में। तो ये हमारा सेम प्रोग्राम है जो हमने पिछली वीडियो में भी यूज किया था। सबसे पहले आप एक x वेरिएबल में वैल्यू 1 स्टोर कर देते हैं। उसके बाद एक साइड वेरिएबल में आप वैल्यू स्टोर करते हैं 2/x एंड नेक्स्ट आप एरिया वेरिएबल में साइड इनटू साइड को स्टोर करके नेक्स्ट स्टेटमेंट में एरिया वेरिएबल को प्रिंट कर देते हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस प्रोग्राम को खुद भी पढ़ सकते हैं। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर मैं x में वैल्यू 0 स्टोर कर दूं एंड अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करूं तो वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, बट रन करने पे हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होता है एंड हम आउटपुट में जाके देख सकते हैं कि हमें एक डिवाइड एरर मिला था। आज हम देखने वाले हैं कि अगर मैं यहाँ पे 2/x की जगह 2/0 कर दूं तो क्या होगा। मैं इसे Alt F9 से कंपाइल करता हूं तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एरर्स तो कुछ भी नहीं मिले हैं, एरर्स यहाँ पे 0 हैं, बट आपको 2 वार्निंग्स मिली हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए वार्निंग है स्टेटमेंट 7 में, जो कि है डिवीजन बाय 0। तो इवन दो आपका प्रोग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, बट स्टिल उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही आपके लिए पॉइंट कर देता है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको उस स्टेटमेंट पे ले जाएगा जहां पे 2/0 यूज हुआ है। साथ ही साथ एक और वार्निंग भी थी, हम देखते हैं वो क्या थी। दूसरी वार्निंग थी स्टेटमेंट 12 में जहां पे लिखा है x इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे वो आपको दिखाएगा कि आप प्रोग्राम के एंड तक x वेरिएबल को कहीं पे भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रोग्राम में मिस्टेक हो सकती है कि आपने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर तो किया बट उनको कभी यूज नहीं किया। तो कंपाइलर ने आपको कंपाइल टाइम पे ही ये बता दिया कि आप इसे चेक करें कि क्या सच में आपको x वेरिएबल की जरूरत है या नहीं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स आर द मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड द काइंड ऑफ ऑपरेशंस व्हिच आर इंटेंडेड ऑन द data. For example, int is a data type for storing integers. तो आपको याद होगा डेटा टाइप वर्ड का यूज हमने पहले भी किया है, अब हम उसे फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि डेटा टाइप्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप से आपको ये मिलता है कि ये डेटा किस तरह का है एंड इस पे आप किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी वेरिएबल के आगे लिखते हैं int, तो उससे हमें ये पता चलता है कि इस वेरिएबल में इंटीजर्स का डेटा यूज होगा। तो यहाँ पे int एक एग्जाम्पल है डेटा टाइप का। तो C++ में और भी डेटा टाइप्स होते हैं, इस टॉपिक में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। There are 2 classes of data types in C++, फंडामेंटल और बिल्ट इन डेटा टाइप्स, जिसके एग्जाम्पल है इंटीजर्स, कैरेक्टर्स, एंड दूसरे डिराइव्ड डेटा टाइप्स, जिसका एग्जाम्पल है एरेज। तो अब हम इन्हें देखते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। सबसे पहले आपके बिल्ट इन डेटा टाइप्स। These are the basic data types which are already known to the compiler. There are 5 built-in data types: int, char, float, double and void. तो बेसिकली ये कुछ फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो कि ऑलरेडी आपके कंपाइलर को पता है। तो जब आप लिखते हैं int तो आपके कंपाइलर को ऑलरेडी पता है कि int का मतलब है आप एक इंटीजर वेरिएबल को यूज करने वाले हैं। सिमिलरली char का मतलब है कि आप एक कैरेक्टर को यूज करने वाले हैं। तो ये होते हैं आपके बिल्ट इन डेटा टाइप्स। नेक्स्ट आते हैं आपके डिराइव्ड डेटा टाइप्स। These are the data types which are composed of the fundamental data types. For example, arrays, class and structures. तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे डिराइव्ड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स हैं जो आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के लिए डिफाइन करते हैं। तो कंपाइलर के पास ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डेफिनेशन नहीं है कि क्लासेस किस तरह की होने वाली हैं। आप खुद ही अपने लिए क्लास को डिफाइन करते हैं एंड फिर उसे एज डेटा टाइप यूज करते हैं। तो इसको हम आगे आने वाले कोर्स में देखेंगे। अभी हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला बिल्ट इन डेटा टाइप है हमारा इंटीजर डेटा टाइप। अभी तक हम इंटीजर डेटा टाइप के साथ काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम इसे फॉर्मली इंट्रोड्यूस करने वाले हैं।
int data type is used for integers like -5, 1, 2, 3 etc. with no fractional part. इसका मतलब आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स जिसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, जैसे 123.45, तो 0.45 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, आप इसको इंटीजर नहीं कहेंगे। तो आप 123 को एक इंटीजर कहेंगे क्योंकि इसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। तो इस तरह के नंबर्स को स्टोर करने के लिए आप इंट टाइप के वेरिएबल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल एज इंट एंड सम नेम। ये हमने पहले भी काफी सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। एन इंटीजर वेरिएबल जनरली ऑक्यूपाइज 2 bytes ऑफ मेमोरी and thus can only store a finite range of values from -32768 to 32767. तो यहां पे आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने पहले बताया था, आपके वेरिएबल्स कुछ बॉक्सेस की तरह होते हैं जिसमें आप कुछ वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बॉक्सेस का साइज फाइनाइट होगा, आप इसमें इनफाइनाइटली बड़ी वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते। तो सेम चीज को यहां पर लिखा गया है दैट एन इंटीजर वेरिएबल्स ऑक्यूपाइज 2 bytes ऑफ मेमोरी। मेमोरी में 2 byte जगह ही मिलती है आपके इंटीजर वेरिएबल को, इसलिए इसमें एक फाइनाइट रेंज ऑफ वैल्यूज ही आ सकती है जो कि -32768 से 32767 तक है। तो हो सकता है आपने अभी से पहले बाइट्स एंड मेमोरी के बारे में ना पढ़ा हो, तो हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा टाइम देंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड दीज बिट्स एंड बाइट्स इन मेमोरी। हम देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज होती है। कंप्यूटर मेमोरी इज ब्रोकन इनटू यूनिट्स कॉल्ड बिट्स। आपके कंप्यूटर के पास बहुत सारी मेमोरी है जिसे हम रैम कहते हैं। तो आपकी रैम, जैसे आपने सुना होगा किसी कंप्यूटर में 2 GB रैम होती है, 4 GB रैम होती है। तो ये रैम या मेमोरी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से बनी होती हैं। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड अ बिट। अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट which can only store a value 0 or a 1. तो बेसिकली बिट एक छोटे से बॉक्स की तरह है जिसमें या तो आप 0 वैल्यू स्टोर करेंगे या फिर 1 वैल्यू स्टोर करेंगे। एंड आपकी कंप्यूटर मेमोरी इन्हीं जैसे बहुत सारे बॉक्सेस को मिलाकर बनी होती है। अब बाइट इज कंपोज्ड ऑफ 8 बिट्स। तो जैसा मैंने बताया, आपकी कंप्यूटर मेमोरी बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस से बनी है। तो अगर आप 8 बॉक्सेस को मिला दें तो जो यूनिट बनता है उसे हम बाइट कहते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं एक बाइट में 8 ऐसे ब्लॉक्स हैं एंड हर ब्लॉक में वैल्यू 0 या 1 आ सकती है। तो आप एक बार सोच सकते हैं कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो आप एक बाइट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहां पे 2 पॉसिबल वैल्यूज आप एक बिट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। तो एक बाइट में आप कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को स्टोर कर सकते हैं? आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे खुद ट्राई करें। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि फर्स्ट ब्लॉक में आप 2 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली आप सेकेंड ब्लॉक में भी 2 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ पहले 2 ब्लॉक्स को देखें तो हम टोटल 4 कॉम्बिनेशंस को पहले 2 ब्लॉक्स में ही स्टोर कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह के होंगे। पहले ब्लॉक में 0 एंड दूसरे में भी 0, नेक्स्ट 0 1, नेक्स्ट 1 0 एंड उसके बाद 1 1। तो इसलिए आप 2 into 2 इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशंस को पहले 2 यूनिट्स को या पहली 2 बिट्स को यूज करके ही स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 8 बिट्स हैं तो आप टोटल 2 to power 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को एक बाइट में स्टोर कर सकते हैं। सेम चीज को यहां पर भी लिखा गया है। 2 to power 8 और 256 possible combination of values are represented by 1 byte. तो कंप्यूटर की मेमोरी में आप 2 to power 8 possible combination of values स्टोर कर सकते हैं using 1 byte या 8 bits. तो अब हम अपनी पिछली स्टेटमेंट को रिविजिट करेंगे। An integer generally occupies 2 bytes of memory. जनरली कंप्यूटर को 2 बाइट मेमोरी मिलती है या 16 बिट्स ऑफ मेमोरी मिलती है। आप सोच सकते हैं ऐसे 16 पॉसिबल छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में एक वेरिएबल को दिए जाएंगे। Hence 2 to power 16 possible values can be represented by an integer variable. एक इंटीजर वेरिएबल में आप 2 to power 16 पॉसिबल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो 2 to power 16 की वैल्यू होती है 65536।
इसका मतलब आप 65536 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को एक ही इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये नंबर एक फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब आप इन्फिनिटली लार्ज नंबर्स को अपने इंटीजर वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ फिक्स्ड अमाउंट ही है जितने नंबर्स को आप एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये आती है कि इन्हीं 65536 कॉम्बिनेशंस में आपको पॉजिटिव इंटीजर्स को भी स्टोर करना है एंड नेगेटिव इंटीजर्स को भी स्टोर करना है। तो आप क्या करते हैं, आप आधे कॉम्बिनेशंस को यूज करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स के लिए एंड बाकी आधों को यूज करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो आप देखेंगे -1 से -32768 ये सब नेगेटिव वैल्यूज को आप एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ 0 to 32767 इन सब पॉजिटिव वैल्यूज को आप एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने आधे कॉम्बिनेशंस को तो असाइन कर दिया नेगेटिव इंटीजर्स को एंड आधों को असाइन कर दिया पॉजिटिव इंटीजर्स को। तो अगेन आप यहां पे देख सकते हैं इससे बड़े नंबर को आप एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते। सिमिलरली -32768 से छोटे इंटीजर को आप एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट आपको यह बताया गया है दैट दीज वैल्यूज आर स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट इन मेमोरी। बाइनरी फॉर्मेट होता है जीरोज एंड वंस के फॉर्म में। तो जैसे कि हमने देखा कि एक बिट के अंदर या तो 0 स्टोर होगा या 1 स्टोर होगा, तो इसलिए ये सारे कॉम्बिनेशंस जीरोज एंड 1 से ही बने हैं। तो इसे हम बाइनरी फॉर्मेट कहते हैं। एज एन एक्सरसाइज सर्च ऑनलाइन अबाउट हाउ इंटीजर्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी। तो यहां पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि आधे कॉम्बिनेशंस को आप नेगेटिव इंटीजर्स के लिए यूज करेंगे एंड बाकी आधों को पॉजिटिव के लिए, बट मैंने आपको एग्जैक्टली ये मैपिंग बताई नहीं कि कौन से कॉम्बिनेशन से कौन सा इंटीजर रिप्रेजेंट होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन जाएं एंड इस स्टेटमेंट को सर्च करने की कोशिश करें एंड सीखें कि इंटीजर्स एग्जैक्टली मेमोरी में स्टोर कैसे किए जाते हैं। तो ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट था कि वेरिएबल्स के जो बॉक्सेस हैं वो फाइनाइट साइज के हैं, तो इसलिए इसमें इन्फिनिटली लार्ज वैल्यूज स्टोर नहीं हो सकती। एक फाइनाइट रेंज ऑफ वैल्यूज ही इन बॉक्सेस में स्टोर हो सकती है। तो इसी के साथ अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये आपका प्रोग्राम है जो हमने पहले भी देखा है। ये प्रोग्राम एक इंटीजर को एज इनपुट यूजर से लेता है एंड उसके बाद उसी इंटीजर को स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस प्रोग्राम को खुद पढ़ें एंड देखें कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इस प्रोग्राम को टर्बो C++ में रन करेंगे एंड एज इनपुट बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज देंगे। उन बड़ी वैल्यूज को जब ये प्रोग्राम नंबर वेरिएबल में स्टोर करेगा तो हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो चलिए टर्बो C++ पे चलते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे एंड उसे रन करेंगे। तो अगर हम इनपुट देते हैं 145, तो आप देखेंगे यहां पे आउटपुट आता है द नंबर एंटर्ड इज 145। 145 वैल्यू को नंबर वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाता है एंड उसे सिंपली प्रिंट कर दिया जाता है। अब हम अपने प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे एंड इसमें इनपुट देंगे 1 2 3 4 5 6। तो आप देखेंगे ये नंबर इतना बड़ा है कि वो इंटीजर वेरिएबल की रेंज से बाहर चला जाता है। तो आपका आउटपुट आया -7616। इसका मतलब इतने बड़े नंबर को नंबर वेरिएबल में स्टोर नहीं किया गया, इसलिए आपके आउटपुट में कुछ रैंडम जंक वैल्यू आ गई। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि -7616 ही क्यों आया। आपको बस ये समझना है कि इंटीजर वेरिएबल का साइज मेमोरी में फाइनाइट होता है, इसलिए आप इन्फिनिटली लार्ज वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते। एक फिक्स्ड रेंज ऑफ वैल्यूज को ही अपने इंटीजर्स में स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट मेमोरी लेता है तो आप -32768 से 32767 तक की वैल्यूज को ही उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो सेम चीज को यहां पर भी दिखाया है। आप लिखते हैं एंटर अ नंबर, उसके बाद आपने एक इनपुट दिया जो कि काफी बड़ा है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो आपका आउटपुट आया -7616। तो योर आउटपुट माइट बी डिफरेंट। हो सकता है आपका आउटपुट जब आप अपने कंप्यूटर पे रन करें तो कुछ और आए, but the idea is that integer variables can only store a finite range of values. आप 1 2 3 4 5 6 को एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हमने वार्निंग्स के टॉपिक को पढ़ा
साथ ही साथ हमने डेटा टाइप्स के टॉपिक को भी स्टार्ट किया एंड इंटीजर डेटा टाइप के बारे में समझा। अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इंटीजर्स के बारे में एंड फ्लोट डेटा टाइप के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे लिख दें एंड मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।